नाज़रीन कराम, आज बड़ा दिन है जी, बड़ा अहम दिन है और ये कहा जा सकता है कि दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। आज लाहौर में जलसा होना है पीटीआई का। इम्तहान पंजाब हुकूमत का भी है, यहाँ के लोगों का भी है, पीटीआई का भी है और असल इम्तहान पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तान की सियासत का है। अगर ये जलसा पुरअमन हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, गड़बड़ नहीं होती, तो सब इसकी दाद देंगे। इसके नतीजे के तौर पर हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, उसके क्या तज़िये होते हैं, ये तो बात की बात है और देखा जाएगा कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। मुल्क में बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिसके नताइज शायद अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अदलिया का मामला है, खुद इस्टेब्लिशमेंट का मामला है, हमारी पार्लियामेंट किस तरफ जा रही है उसका मामला है और साथ ख़ास तौर पर हमारी मईशत आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती है उसका मामला है। कुछ सियासत किस तरह क्या रुख इख्तियार करती है। हमारे एक दोस्त ठीक कहते हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, कि जनरल फैज़ हमीद के मुकदमे का फ़ैसला होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उससे बानी पीटीआई का मुकद्दर भी मुंसलिक है और ये बात तय होगी तो मालूम होगा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल किस तरफ जा रहा है। ये सारे लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ हैं जी, और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ सलमान आबद साहब हैं और ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब हैं जी, तारफ़ की ज़रूरत नहीं है। और इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया जी इस वक्त, और ज़ाहिर है कि उनके भी तारफ़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत खुलकर बात करते हैं और डट के बात करते हैं। हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, जलसा क्या हमारे मुल्क की सियासत में तब्दीली ला सकता है? मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपने बहुत ही मेरे तीन बहुत ही प्यारे दोस्त, जिनमें से कायदे इनकलाब सलमान आबिद साहब मौजूद हैं और उनसे बड़े कायदे इनकलाब वकील हुर्रियत इफ्तिखार साहब, तो सबको मेरा बहुत बहुत माना सलाम, फारूक साहब को भी, थैंक यू वेरी मच और आपको भी। देखें जी मीर साहब, दो ही सूरतें हैं और चॉइसेस हैं कि जलसा बहुत बड़ा होगा या नाकाम होगा। चलो तीन का लेते हैं, या दरमियाना होगा। फिर क्या हो जाएगा, क्या साबित होगा? कुछ भी नहीं। एक सूरत थी और वो उसकी बहुत हद तक उसकी गुंजाइश मौजूद थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो हुकूमत के लोग हैं उन्होंने अपनी सियासत जो है क्योंकि आउटसोर्स कर रखी है, और ये हर हुकूमत जो पिछले हम एक अरसे से देख रहे हैं, खुसूसन इमरान खान से लेकर और शहबाज शरीफ साहब तक जो हमारे पास लगड़ बगड़ हुकूमतें आई हैं, इनकी सियासत 100% आउटसोर्स हुई है। तो जिन लोगों को आउटसोर्स की हुई है उनके पास सियासी हिकमत अमली नाम की चीज ना थी ना है, बल्कि 70 साल से मुस्तहकम है कि वो ऐसी हिकमत अमली या उसके इसरार और रमूज से बिल्कुल आरी है, नावाकिफ है। और उनसे शायद इम्कान था कि किसी तौर ये ना हो कि जलसा ना होने दे। ये इस तहरीक इंसाफ की कामयाबी होती कि जलसा ना हो या जलसा जो है उसके अंदर तशद्दुद हो जाए, ताकि खबरों के अंदर उनकी उसी तरह जीनत बने जैसे अच्छा भला जलसा कराने के बाद तहरीक इंसाफ जब वजाहतें दे रही थी अपने वहां की तकरारीर की और लोगों को बता रही थी कि हमारा मतलब ये नहीं था, ये था, और उसकी पेचीदगियां पड़ी थी कि अचानक हमने देखा कि पार्लियामेंट के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में सबसे जिसको कहना चाहिए कि मैंने इससे घुनामना पाकिस्तान के अंदर एक्ट नहीं देखा कि आप पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएं, 4-5-6 घंटे बेतौकीरी करें। एमएनए जो बेचारे कमरों में बैठे हैं तरीके साहब के, उनको घसीट के बाहर लाएं, या मस्जिद में जो जाके छुपे हैं आपके डर से उनको निकाल के लाएं। और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि जो हुकूमत वक्त है, जिनके कब्जा इस्तबदाद में सारी जो एग्जेक्टिव है उसकी जो है उनकी रूह की जो है उनकी जान है, उन्होंने भी मजम्मत की और स्पीकर या साहब को कहना पड़ा कि मेरी जिंदगी का ये स्याह-तरीन दिन है और बदतरीन दिन है, बदकिस्मत दिन है। तो उससे अगर ऐसा एक ना हुआ तो फिर खाते जमा रखे कि जलसा जो है नाकाम हुआ तो भी तहरीक इंसाफ का नुकसान है, जलसा दरमियाना हुआ तो भी उनका नुकसान है, और जलसा भरपूर हुआ तो भी उसका नुकसान है। मेरे अपने तखमीने के मुताबिक जैसे संग जानी था, उसके अंदर ग्राउंड के अंदर 8 से 10 हजार बंदों की गुंजाइश है। मवेशी मंडी में भी 15-16 हजार से ज्यादा बंदों की गुंजाइश नहीं है, जो कि भरा हुआ तो बड़ा ठाठे माथा समंदर नजर आता है। तो ये जलसा जो है जहां करके इज्जत सादात बचा गई
अगर ये 15-16 हजार बंदे इकट्ठे कर गए तो मैं समझूंगा कि तहरीक इंसाफ को ये हक पहुंचता है, कोई जलसा भरपूर है। लेकिन उसके साथ वो इसलिए नहीं मुरतब हो गए कि तहरीक इंसाफ जो है, अगर उनके पास इतनी बड़ी मैन पावर होती है, इतनी पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ओपिनियन जो है जिसका वो दावा करते हैं, है भी सही, वो जब अभी जुम्मे को उन्होंने पार्लियामेंट के खिलाफ और सारी बातों के खिलाफ, अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जुम्मे को हड़ताल कॉल की थी, तो जुमेरात की रात को जो है वो मुलतवी करनी पड़ी। और आखिरी फिक्र ये है कि इस मुल्क के सियासी जमातों में जितना तजर्बा तहरीक इंसाफ को है, नाकाम लॉन्ग मार्चेस का, नाकाम हड़तालों का, और वो इस तरह जो है जो पॉलिटिकल जितनी कॉल्स है उसका, उससे ज्यादा किसी और सियासी जमात को इतना तजर्बा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है अपने कार्ड बेहतर खेलती तो अभी ये उसकी जरूरत से ज्यादा, उसकी जरूरत ये कि इन चीजों को ऑर्गेनाइज करे, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करे। बराबर ये उनके अपने सामने है। इफ्तिखार अहमद साहब, मैं अपने यहाँ बैठे हुए दो साथियों से बाद में बात करता हूँ, पहले आपसे पूछता हूँ कि आप कैसे देख रहे हैं, मुल्क की सियासत कोई बदलती दिखाई देती है? आम आदमी के मसाइल तो हल नहीं हो रहे और हम सियासत खेल रहे हैं। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, सारे ही हम सियासत खेल रहे हैं। असेंबली के अंदर सियासत, जुडिशरी के अंदर सियासत, एस्टेब्लिशमेंट सियासत, हम मीडिया वाले सियासत, सब कुछ अपना अपना लगे हुए हैं। क्या सूरत हाल है जी? 2011 में जो एक खूबसूरत ड्राफ्टिंग की गई थी, किसी बहुत खूबसूरत कमरे में बैठ के, और फैसला किया गया था कि दो सियासी जमातों को हमेशा के लिए खत्म कर देना है, तो उसमें जो बहुत तफसीली मीटिंग्स कई महीनों तक जारी रही और हर पे उन्होंने अपने अपने तजिया पेश किया और फिर खरबों रुपया एक प्रोजेक्ट पे लगाया जिसको पता नहीं 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। अच्छा, ये 5th जनरेशन वॉर का नतीजा है कि हमारे सारे अदारे तबाह बर्बाद कर दिए गए और अफसोस की बात है कि पूरी नौजवान नस्ल तबाह कर दी गई। 2011 में जो प्लानिंग हो रही थी उस वक्त 2000 में पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची 11 साल का था, आज वो अपना 24 साल का है। हमने उसको बताया कि ये सब सियासतदान चोर, उचक्के, बदमाश, लुटेरे, फरौदी हैं और इनसे दूर रहना है। एक ऐसा इंसान ला रहे हैं जो हर चीज से बालतर है। और आप देख रहे हैं कि अल्लाह माफ करे मुझे कि इस दफा ईद मिलादुन नबी के जलसों में भी उसकी तस्वीर कैरी की गई और जो खवातीन ईद मिलादुन नबी के मौके पे दरूद और सलाम पेश करती हैं उसमें उसका नाम लिया गया। तो इससे ज्यादा बड़ी तबाही और क्या हो सकती है? इस सोसाइटी को फना कर दिया गया। जलसा कितना होता है कितना नहीं होता है इररिलेवेंट है, लेकिन जो तबाही हुई है इसका जवाब कौन देगा? और इस दौरान जब जाते जाते पेट्रोल की कीमत कम करके IMF के साथ हमारी वो मुठभेड़ शुरू करवा दी गई जिसके नतीजे में IMF को हमारे पे एतबार नहीं रहा, इसका जवाब कौन देगा? और आज जो काफिले आ रहे हैं, मैं आपको दावत देता हूँ सारे दोस्तों को जो बैठे हैं, वो काफिले एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ आ रहे हैं और उन काफिलों की जबान सुनिएगा, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है 2011 के प्रोजेक्ट जिसको 3 जर्नैलों ने और 3 DGI ने भरपूर मदद फराम की। उसका नतीजा शाम को देख लीजिएगा। कुर्सियां सदर गिनी जा सकती हैं। लाहौर में कई उस रास्ते में रुकावट नहीं है, बिकॉज मैं फिरोजपुर रोड पे रहता हूँ। हमारे फिरोजपुर रोड पे कोई रुकावट नहीं है। ओके, कुर्सियां मौजूद हैं, कुर्सियां गिन लीजिए और आने वाले जो आ रहे हैं उनके जो ट्रक हैं और उनके जो ट्रॉले हैं उस पे जो लोग सवार हैं वो कौन है? ठीक है, दे आर द वोटर्स ऑफ पाकिस्तान। वो कौन है, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी सामने रख देगा। ठीक, मुझे बस इतना कहना है कि बिल्कुल ये सारा अरसा तबाही का अरसा है। दुआ करता हूँ कि अब ये रुक जाए, अब ये थम जाए। इसने जुडिशरी को भी तबाह कर दिया, तबाह तो है नहीं किया, जुडिशरी को एक्सपोज कर दिया, एग्जेक्टिव को एक्सपोज कर दिया।
इसमें धड़े बन गए। 9 मई की वारदात अगर हुई तो उसकी प्रोसिक्यूशन मुकम्मल क्यों नहीं हो सकी? इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन में भी इनके लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुझे सिर्फ इतना कहना है। ठीक मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं जी। बघेल साहब, आपसे पूछता हूं, सलमान आपको जरा बचा के रखता हूं मैं। क्या आप सारी सूरत हाल पे जो है इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, जलसा तो आज एक वाकया हो रहा है और चाहे इस पर रात को तबसरा कर लें चाहे आप कल सुबह कर लें, एक ही तरह का तबसरा हो सकता है इस पे। आपको क्या लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बीत रही है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मीर साहब सर। पहली बात तो ये कि अगर आज का इनका जलसा पीटीआई का उसी लेवल का होता है जिस तरह सवाबी में हुआ था या संजानी में हुआ था, हालांकि ये मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अब उसको मवेशी मंडियाँ जो हैं वही नसीब होती हैं। प्रॉपर जो शहर के इलाके हैं, शहरी इलाके और जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं अवेलेबल, वो उनको अवेलेबल नहीं किए जाते। तो मैं समझता हूँ उनकी हैट्रिक होगी, हैट्रिक और पावर शो। तो ये तो नज़र आ रहा है कि जिस तरह कल रात से मैं देख रहा हूँ कि लाहौर के लोग जिसको कहते हैं ना जोक दर जोक, और पैदल भी हैं, फैमिलीज भी हैं, ख़वातीन भी हैं, वो सब उस तरफ वो कहना, ये मैंने तो एरिया देखा नहीं हुआ वहाँ पे, वो उधर वो जा रहे हैं। और रिंग रोड पे आप देखें वो कहते हैं गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं कल रात से। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये अगर हैट्रिक और पावर शो की होती है तो ये मैं मानता हूँ कि उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा कि कल सुबह को पाकिस्तान में पॉलिटिकल चेंज आ जाएगा या इनके बानी पीटीआई के जो केसेस हैं वो रातों रात जो है वो तब्दील हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई चीज़ होने वाली। लेकिन ऑब्वियसली इस पार्टी को, इन पार्टी के सपोर्टर्स को एक वो साइकोलॉजिकल, एक वो मॉरल स्ट्रेंथ मिलती है कि जनाब कि वो कह सकते हैं कि देखें अभी भी पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस पार्टी के साथ और इस पार्टी के लीडर के साथ हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है इस वक्त वाकई दुनिया वाले हम पे हंस रहे हैं कि जनाब या तो एनओसी मत दें, चलें ठीक है मत दें एनओसी, जो होता है बाद में देखी जाएगी। लेकिन एनओसी देने के बाद अगर आप तमाम रास्ते 15-16 घंटे पहले रात को रात सारा ब्लॉक करना शुरू कर दें। आज तो खोल दिए। नहीं जी नहीं, अभी भी मैं अटक का पुल खोल दिया। मैं मीर साहब मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब एनओसी दे दिया, 44 पॉइंट्स की आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, गुड, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, पुलिस वालों का बड़ी जिम्मेदारी है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कुछ ऐसे आप इजाजत दे दें जी। तो अगर आपने एक दफा की बात ठीक है, कितने लोग इकट्ठे होंगे, अगर आप इजाजत आपने एक दफा दे दी है, अदर देन द सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, आप उनको पूरा इजाजत दें और ताकि वो अपना काम करें। मैं आपको ये बता दूं, कुछ इमेजेस मैंने देखे हैं, मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह के ये वो 6 सितंबर वाले इमेजेस हैं। मीर साहब आप मेरे से बेहतर आपको याद होगा कि 6 सितंबर को जब इंडियन ने लाहौर पे हमला किया तो ये लाहौरी कौम जो है, लाहौरी अवाम जो है, ये एक यूनिक किस्म के लोग हैं, इनका माइंडसेट ही और है। वो कहा हमें बताया, बल्कि उस वक्त भी हमें लोग बता रहे थे, अखबारों में भी आता था, वो लाठी सोटियाँ डंडे लेके वो जनाब चल पड़े वाघा बॉर्डर की तरफ कि जनाब इंडियंस की ऐसी की तैसी, इनको हम सबक सिखाएंगे। और फिर जब 15 सितंबर हुआ, एयर बैटल हो रही थी लाहौर पे, तो लाहौरी जनाब बड़े वो नारे मार रहे थे छतों पे खड़े होके। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आज का ये जो इवेंट है ये लाहौरियों के लिए, पीपल ऑफ लाहौर, उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। बेशक इसमें पॉलिटिकल पूरी है, पार्टी की अपनी रेपुटेशन इन्वॉल्व है, लेकिन द फैक्ट दैट इट इज बीइंग हेल्ड इन लाहौर आफ्टर सवाबी एंड संजानी, तो इसलिए उन पार्टी वालों के को जोश और जज्बा जो मैं कल रात से देख रहा हूँ वो एक नेचुरल है, लॉजिकल। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तो ये हो रहा है, लेकिन एक और मसला खड़ा हो गया इस वक्त जो हम करंट इशू फेस कर रहे हैं, हॉटेस्ट इशू, कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो सुप्रीम है। हम तो हैरान रह गए हैं कि अब ये तो हमारे कान पक गए हैं कि भाई कोई कहता है जी आइन सुप्रीम है, कोई कहता है नहीं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है। आप मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बात में वजाहत भी आ गई, बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बंदूकी और वो हथियार नहीं है, उनकी जो वेपन्स हैं वो तो
आईने पाकिस्तान वो और तो उसको इम्प्लीमेंट बगैर करना। साहब वो तो कहते हैं पार्लियामेंट के पास भी कुछ नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ये इस कंट्रोवर्सी के, इस कंफ्यूजन की क्या जरूरत थी? पाकिस्तानी अवाम इंक्लूडिंग मैं तो कंफ्यूज हूं कि भाई वो स्पीकर एनएस साहब बगैर कह साहब रहे हैं। इस पे मैं अलग से बात करूंगा कि क्या अदालतें कुछ अपनी हदूद से आगे जाकर अपने लिए भी प्रॉब्लम पैदा नहीं कर रही और पाकिस्तान की आवाम के लिए पैदा नहीं कर रही? इसमें कोई शक नहीं है कि अदालतों के फैसले माने जाने चाहिए, माजी में माने जाते रहे हैं और माने जाने की वजह से मुल्क में कई क्राइसिस पैदा हुए हैं, माशी पैदा भी हुए हैं, रेकोडिक्स से लेकर बहुत सारी बातें मिसाल दी सकती हैं, और आइनी भी हुए हैं, मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर आज तक कई मिसालें दी जा सकती हैं, और इफ्तिखार चौधरी के मामला कई बताए जा सकते हैं, साकिब निसार के बताए जा सकते हैं, वो छोड़ दें। मसला ये है कि हमारा कौन सा अदारा जो है सलमान अहमद साहब जिसको कहें कि ये ठीक काम कर रहा है? देखिए मीर साहब, बात बड़ी बुनियादी सी है। इफ्तिखार साहब ने एक 2011 के प्रोजेक्ट की बात की है। पाकिस्तान तो 1947 तक मुख्तलिफ किस्म के सियासी मंसूबों का शिकार है। ये कोई 2011 में कोई पहला प्रोजेक्ट जब नहीं आया वो था। कहते हैं ना कि हमें सन 73 के आइन को बहाल करना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट देती है जी, कि ये जी। आइन हमने बनाया। मैंने तो देखे ना, पहले तो वो आइन पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया, सब पार्टियों का है। बनाया। दूसरी बात है कि मेरा आइन 73 का नहीं है, 56 का है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान का आइन तो 56 का आइन था जो तोड़ दिया हमने। जैसे 2011 का एक प्रोजेक्ट था, उसी तरह का 1990 का भी एक नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कैसे बना, जनरल हमीद गुल का क्या किरदार था, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो बुनियादी बात इस वक्त हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने की है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज या हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सब लोगों ने आउटसोर्स कर दी अपनी पॉलिटिक्स को। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स को आउटसोर्स नहीं किया, डेमोक्रेसी को आउटसोर्स कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को आउटसोर्स कर दिया है, कानून की हुक्मरानी को आउटसोर्स कर दिया है, आवाम को आउटसोर्स कर दिया है, और इस पूरे मुल्क के मजमूई इदारों को आउटसोर्स कर दिया है। अब आप मुझे बताएं, कौन से फैसले यहां पाकिस्तान में पाकिस्तान की रियासत की बका के लिए हो रहे हैं? कौन से फैसले यहां पाकिस्तान की आवाम को मद्देनजर रख के किए जा रहे हैं? हर पॉलिटिकल पार्टी हो या स्टेक होल्डर्स हो, उन सबके अपने अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, और उनके अंदर बैठ के पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रही है। इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इदारों के अंदर मुदाखलतें की जा रही हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में मुदाखलतें हो रही हैं। अभी पार्लियामेंट का जिक्र किया हफीजुल्लाह नियाजी ने, जो कुछ वहां कुछ हो रहा है वो भी देखिए। यानी खुद अभी मैंने उसका कहना, वो जो JUI के हैं अपना कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने कहा कि जनाब बिलावल ने मेरे सामने बैठ के ये कहा कि हमारी मजबूरी है, हमें ये करना होगा हर सूरत में। अब ये कैसे मजबूरी बन गई, कैसे बनी? यानी पार्लियामेंट भी अपने आप को आउटसोर्स कर रही है। तो जब आपकी पूरे का पूरा सिस्टम आउटसोर्स हो गया है, आपने चीजें अपने हाथ से निकालकर किसी और के हाथ में दे दी हैं, तो फिर ये पाकिस्तान का जमहूरियत का मुस्तकबिल, पाकिस्तान में जमहूरियत की लड़ाई, या पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हुक्मरानी की बात, आम आदमी की बात, ये तो सारी बेमानी हो जाती है। तो पहले तो आप अपने स्टेट क्राफ्ट को दुरुस्त कीजिए कि यहां पर ये एडवेंचर बेस्ड पॉलिटिक्स ना हो, यहां कोई मुहिम जोई ना हो, यहां कोई प्रोजेक्ट ना बने, इलेक्शन शफाफ हो, रियासत का निज़ाम सही तरीके से चले, अदालत अपने दायरा कार में आके काम करे, इस्टेब्लिशमेंट अपने दायरा कार में आके काम करे, जमहूरी लोग अपने दायरा कार में जाके काम करें, और सब अगर अपने अपने दायरा कार में जाकर फ्रेमवर्क में बैठ के काम कर लेंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत की पटरी जो है वो आगे चल सकती है। लेकिन अगर हमने एक दूसरे के कामों में मुदाखलत करनी है, एक दूसरे को ओन नहीं करना, सियासी इख्तलाफ को सियासी दुश्मनी का रंग दे देना है, लोगों को एलिमिनेट करने का मंसूबा बनाना है। पहले हमने कहा भट्टो साहब को एलिमिनेट करना है, फिर हमने कहा बेनज़ीर भट्टो को एलिमिनेट करना है, फिर हमने कहा नवाज शरीफ को एलिमिनेट करना है, अब हम कह रहे हैं हमने इमरान खान को एलिमिनेट करना है। तो ये जो एडवेंचर्स हैं, जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहेंगे, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जमहूरियत किसी दुरुस्त ट्रैक के ऊपर आ सकेगी। ठीक बात है जी। नाज़रीन कराम, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक। बात को वहीं शुरू करते हैं जहां ख़त्म की है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सारा जो नक्शा बन रहा है, इसमें पाकिस्तान के अवाम तो पिस गए हैं, और वो तो एक अजीब कन्फ्यूजन का भी शिकार हो गए हैं। वो नहीं समझ रहे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, वो नहीं समझ रहे कि उनके मसाइल का हल कौन करेगा, कैसे करेगा, क्यों कर करेगा, और कैसे वो उस दलदल से निकलेंगे जिसमें वो फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? मीर साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मुझे सबसे अच्छी बातें आपके जितने पार्टिसिपेंट उनमें से ब्रिगेडियर साहब की लगी हैं, और मेरा ख्याल है कि ब्रिगेडियर साहब जो बातें की हैं उनके अंदर हकीकत है कि ये सादगी है, और मेरा अगर ये सादगी जो है तहरीक इंसाफ के लिए मरबूत प्रोग्राम है, और उनकी जो आज के पेन और एग्नीज जो है उनमें अगर इमरान खान साहब की जो सियासी हिकमत अमली से पांचपन के अलावा जो उनके चाहने मरने वाले हैं उनके अंदर बहुत सादगी है। मुझे एक छोटा सवाल करना है। सलमान
आपने 30 अक्टूबर लाहौर का जलसा अटेंड किया था? जी बिल्कुल। अच्छा, इफ्तिखार साहब आपने किया था? इफ्तिखार साहब ने भी किया था। इफ्तिखार साहब अच्छा, किया। आप फारूक साहब आपने किया था? जी बिल्कुल, मैंने भी किया था, बल्कि दोनों किए थे, उसके बाद भी एक हुआ था। आगे चले ना, ये करवाने वालों में मुख्तसर यार, फौजी आज मुख्तसर जवाब। अच्छा, अब मैं ये बताएं कि मैंने भी किया था। आज हम कहां बैठे हैं? अगर ये जलसा इतना बड़ा होता है जिसका आप चर्चा कर रहे हैं, तो उसे नहीं हुआ था। पूरा लाहौर ऐसे जा रहे थे, 6 सितंबर को स्कूल क्रिएट किया है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे अलावा आज सब भी जाते जो 20 साल नहीं किया था, आज वो भी जाते चीजों को। मेरा ख्याल है में देखा करे, परसेप्शन मैनेजमेंट साहब पूरी दुनिया में और ट्रम्प के बाद पैरेलल है। तो देता हूं, लेकिन इमरान खान के जब राइट साइड पे था और मेरा इमरान खान साहब की सवाल नहीं गुजरती थी, मैं कहता इमरान खान साहब चेक आप खुद जरूर रखें। ये नहीं कि आप सलमान आपकी परसेप्शन मैनेजमेंट के शिकार हो जाए, आप रियलिटी से दूर हो जाए या आप लीडरशिप दूर हो जाए। ये तरीके साहब का डिलेमा है कि वो जो इन्होंने मैनेजमेंट की है, जिसका फायदा उठा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के सरबराह आज इमरान खान साहब की, वो इसको खुद भी यकीन कर लेते हैं। अगर ये हो तो दूसरी बात ये जी कि आपने तरीके इंसाफ के जलसों, अगर ये उनके लिए अपने लिए अच्छा कि मवेशी मंडी बैठे जैसे जानी में बैठे, फिर रोएंगे कि 9 में था। जब आपको पता है कि आप के एस्टेब्लिशमेंट जो है सबसे आसानी उनकी है कि वो आप चला सकते हैं, फिर आप करने वाला बन गए। मैं तो ऐसी अकल को दाद दूंगा अगर कुछ आगे जबरदस्ती पाकिस्तान करते, बड़ा फसाद करते, दंगा फसाद, और फिर कहते 9 में नहीं, मतलब अपनी हमाकतों से सबक नहीं सीखना। जबकि जिस जाना होता है ना, जैसे हम 30 अक्टूबर में गए थे, पैदल चलते पहुंचे थे, तो सीट होती है, फरवर होता है, लोग हमेशा पाकिस्तान के अवाम पूछते हैं कौन क्या बनेगा। अब उसके लिए तरीके है कि आपके यहाँ एक हमंगस सियासी जो है इंतशार है, सियासी में इस्तेकाम है, जो कि पिछले 2014 से आपने शुरू किया है इफेक्टिवली। शायद 2011 में भी आपने सर डालो जैसे इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, लेकिन 2011 से इफेक्टिवली शुरू किया। मैं ये कहता हूं कि ये कटाई का वक्त है। कोई मुल्क जो है साल 2 साल 3 साल में ना तहलील होता है ना बाम अरूज पाता है। ये आप लोगों ने जो आपने खिलवाड़ किया था, पहले दिसंबर 1971 16 दिसंबर को हमने इसका खमियाजा भुगता, अब फिर वहां ले आए। इसके अंदर जो असल क्राइसिस ये है कि आज भी इमरान खान साहब जो है, खुदा गवाह है कि जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट जो है घोड़े को बगैर काठी के यजीन के या लगामों के भी खड़ा कर देना उडाले जेल के बाद, ये कूद पे उसमें चढ़ बैठेंगे। ठीक ठीक ठीक, सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक, फजल से मिलाएंगे तो बगैर शर्मिंदगी के, लेकिन वजह यही होगी कि वही एस्टैब्लिशमेंट गेम करानी चाहती है। और आखिरी बात, तहरीक इंसाफ के अंदर, मैं तहरीक इंसाफ के बंदे जलसे में जा रहे हैं, मेरे पास 12-14 दोस्त हैं जो रावलपिंडी से आए हैं, वो ठहरे हुए हैं, यहां से सीधे जलसे में जा रहे हैं। अच्छा, ये कल और भी लोग यहाँ पे मिलने आए। मैं रात को मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो बताएं, ये आपकी जो क्यादत है, इनमें से कोई उससे जानता है, गौर को कुछ जानता है? ये आबिद बैठे हैं, इनका तहरीक इंसाफ से पुराने जर्नलिस्ट हैं, फारूक साहब हैं, पुराने जो है उस वक्त जब मैं था इमरान खान साहब के साथ, तब भी जब CNA की और सारी मुलाकातों में सारे होते थे। ये जानते हैं किसी को 2023 से पहले, 2023 मई से पहले जानते हैं? शेर मरवत को जानते हैं, उमर अयूब को जानते हैं, जो कि 30 मई 2018 तक नवाज शरीफ का मिनिस्टर रहा। मुझे एक बंदा बता दिया, अली जफर को जानते हैं? किसको जानते हैं ये बता दें कि फलाना लीडर जो है वो पुराने। मैं दोबारा एक आखिरी बात, जो वकास जो है, जो 3 महीने जो 7-8 महीने पहले इमरान खान साहब का वीलॉग कर रहा था, ये वही लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट दिए हुए हैं।
आप इनके जरिए आप इनकलाब लाना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उनकी अपनी टीम के इस मसले पर मैं बस ये मैंने आखिर में आपसे सवाल पूछूंगा कि ये लोग जो सारे इर्द गिर्द लगे हुए हैं ये किसके आदमी हैं, ये आखिर में पूछूंगा आपसे। इफ्तिखार साहब आप क्या कहते हैं? हफीजुर रहमान न्याज़ साहब ने बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू की है, मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं, आप बताइए किस रास्ते पर चल पड़े हैं हम? मैं तो सीधा साधा कहता हूँ, ये जिनका मनवा था ये उनके गले पड़ गया है। दुआ करें कि पाकिस्तान के गले न पड़े। और एक खास तौर पे एक लसानी जो मैं रंग देख रहा हूँ इसमें बहुत ही खौफनाक है। और जब खुदा न करे कोई मामला खराब हुआ और फौज ने इनका पीछा किया, और करना पड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता कि हम अपनी हदूद को तबाह कर दें या हम अपने बॉर्डर्स को तबाह कर दें। तो फौज जब पीछा करेगी तो ये भाग के जिधर जाएंगे वहां से जो मदद लेंगे उसको भी मैं समझ सकता हूँ। ये मैं माजी में देख सका हूँ जब पाकिस्तान की अफवाज ने मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान दुश्मनों का पीछा किया तो वो किधर गए थे और फिर वो उनको कहाँ से कुमक मिली थी। मैं उस लम्हे से, उस वाक़े से, उस सोच से डरता हूँ। और ये जो कह रहे हैं ना सारा शहर पैक हो गया, मैं फिरोजपुर रोड पे रहता हूँ, नॉर्मल रूटीन गाड़ी है, कोई कम से कम हमारे इलाका शुरू होता है मुगल चुंगी से, कोई रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बाकी रहा अपना रिंग रोड का रास्ता है, उसी रास्ते से ट्रैफिक चलती है और नॉर्मल ट्रैफिक चल रही है। तो ये तासर देना कि ये फतूहात करते हुए सवाबी संजानी से लाहौर आए हैं, ये रवैया गलत है, बिल्कुल गलत रवैया है। ये तस्वर भी देना का कोई ये अपना कामयाबी है और ये कामयाबियां करते आ रहे हैं और ये फतूहात हासिल करते आ रहे हैं। मैंने मशवरा दिया आप तीनों को, जाइए जाके देखिए कि कौन से लोग आ रहे हैं, किस जबान के बोलने वाले आ रहे हैं, उनके स्लोगन हैं, फिर शायद आपकी आंखें खुल जाएं और आपके दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाए कि खेल की नोयत क्या है। ठीक बात जी। बगेड़ी साहब बड़े एहतियात की तकाजा जी, हमारे साथियों ने बड़ी ये फिरोजपुर रोड पे रहते हैं। हाँ, नहीं मैं भी अभी फिरोजपुर रोड से ही आया हूँ और बड़े लकीली इन टाइम मैं पहुँच के आपके प्रोग्राम के लिए जो मैंने वहाँ पे हालत देखी है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद मैं नहीं पहुँच सकूँगा, लेकिन बहरहाल मैनेज कर लिया। मेरे 2-3 पॉइंट है। पहली बात तो यह है कि बेशक बड़े नए चेहरे आए हैं इस वक्त PTI में, लेकिन मैं ये जब देखता हूँ ट्रेजरी बेंचेस में हमारे मोहतरम PMLN के मेंबर्स, पीपल पार्टी के मेंबर्स, मैं कहता हूँ यार ये 30 साल पहले भी यही लोग थे, आज भी यही हैं। मुझे तो नए चेहरे देखने हैं। पाकिस्तान के नई लीडरशिप, एक इमर्जिंग लीडरशिप, यंग लोग, ठीक है, कुछ पुराने लोग भी होंगे, हम जानते भी नहीं उनको कौन है, लेकिन ये तो दिस इज गुड फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, गुड फॉर पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के नए लोग उभर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम एक्चुअली इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान की सियासत में, ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलती रहती हैं, जलसा जुलूस, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। दूसरी बात देखें जी, ये सोशल मीडिया की बात की गई, इनकलाब, जनाब ठीक है मैं मानता हूँ 5th जनरेशन वॉर का मामला हुआ था आज से चंद साल पहले, लेकिन हम क्यों इस बात को इस डिनाइल मोड में चले गए? सोशल मीडिया इज द वॉइस ऑफ द पीपल। पाकिस्तान का पूरी दुनिया को सोशल मीडिया ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की यंग जनरेशन कैसे सोशल मीडिया से जो है वो दूर रह सकते हैं? आप लोगों ने मॉनिटर नहीं किया उसे? नहीं, देखें जी, वो स्टेट के कंट्रोल होने चाहिए, सोशल मीडिया पे स्टेट के कंट्रोल होने चाहिए कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज ना हो या और जो गलत किस्म के जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल, हम ये होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, रियासत की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, चाहे फायरवॉल हो जो भी हो। लेकिन अभी जो हमारे मोहतरम इफ्तिखार साहब ने बात कर दी, KP के लोग अगर आ रहे हैं, जाहिर बात है उनका वो माइंडसेट, उनका वो कल्चर नहीं है जो पंजाब के लोगों का है। दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। ये पिछले 40 साल से हालात जंग में हैं ये लोग। और दूसरी बात ये कि ये वो इलाका है, वो लोग हैं जिन्होंने अमरीकियों को शिकस्त दी,
उन्होंने रूस को सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, अंग्रेजों को शिकस्त दी, तो वो लोग उनका तो माइंडसेट ही और है। छोड़ दें तो जी। मैं सिर्फ ये कहना नहीं बघेल साहब एक मिनट आपने और आपके साथियों ने हिटलर को शिकस्त दी। नहीं मैं कहना ये चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केपी से जो लोग आ गए वो कोई जर्मनी हॉलैंड के लोग नहीं, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और वो पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारे, हमें तो उस पर खुश होना चाहिए। हाँ, वो जिस किस्म की तकरीरें, वो एक रिमार्क पास किए थे वो खालिद खुर्शीद साहब ने, इवन सीएम केपी गंडापुर ने संजानी में, एब्सोल्युटली कंडेमेबल, अनकॉल्ड फॉर। लेकिन जब अवाम आपके पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, व्हाट एवर बी द लेवल ऑफ द प्लेटफॉर्म, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। इसका मतलब है कि कौम जो है, अवाम जो है वो डायनामिक है, अवाम में एक पॉलिटिकल सोच है, अवाम जो है वो मुतहर्रिक है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं आप नए लोगों के आने पे खुश हैं जी? बिल्कुल, चाहे किसी ने भेजे हो नए लोग आ रहे हैं। देखिए मीर साहब, बात यह है, जो बात हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने की है, इफ्तिखार साहब ने की है, आप भी कर रहे हैं, सवाल यह है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन को किसने दुरुस्त करना है, किसने यहाँ आइन, कानून, सियासत और जमहूरियत के असूलों के बुनियाद के ऊपर अवामी मफादात को बुनियाद बनाकर सियासत करनी है। हो क्या रहा है, हम सब अभी छोटी छोटी फ्रोही लड़ाई में फंस गए कि जनाब जलसा बड़ा होगा, छोटा होगा, रास्ते खुले हुए हैं, नहीं खुले हुए। यार ये दर्द सर नहीं है। दर्द सर यह है कि क्या पाकिस्तान को आइन की बुनियाद के ऊपर चलाया जा रहा है। दर्द सर यह है कि क्या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का कोई तसव्वुर है, पार्लिमान मजबूत है, जमहूरियत मजबूत है, आम आदमी के मफादात मजबूत हैं? नहीं है ना। यही तो वो बुनियादी सवाल है। अब ये किसकी वजह से नहीं है? जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लोग, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो एडवेंचरिज्म की गेम खेल रहे हैं अपने मफादात को जोड़कर, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप बुनियादी बात करें ना कि पाकिस्तान को आइन के ताबे करें, यहां तो एक इदारा खड़ा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का हमने फैसला नहीं मानना। और एक अजीब व गरीब मकमसा पाकिस्तान की सियासी तारीख का यह है, फैसला हमारे हक में आए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिंदाबाद और अदालतें आज़ाद हैं, फैसला हमारे खिलाफ आए तो फिर ये सारी अदालतें जो है ना, ये सारी जो है ना कोर्ट्स बन गई हैं दूसरी किस्म की, और ये इमरान खान की हामी है, ये इस्टेब्लिशमेंट की हामी है, ये फलां की हामी है। हमने कोई फैसला मानना ही नहीं है। यानी अभी आप ये कहें कि अदालतों के फैसले जो आ रहे हैं, आपने कह दिया कि पहले से बता दिया कि ये तो फैसले जो है सियासी बुनियादों पर है, तो फिर अब जो आइंदा फैसले आएंगे वो भी सियासी बुनियादों पे होंगे। तो जब आप चीज़ों के अंदर इतनी गुडमुट कर रहे हैं और उसमें जो बुनियादी रोड मैप है जिसकी बेसिस पे चलना है, उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा। कोई बात नहीं कर रहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे होंगी, कोई बात नहीं कर रहा जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे होंगी। आप अपनी ईमानदारी से बताएं ये कैसी जुडिशियल रिफॉर्म्स थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को नहीं पता, वफाकी वजीर कानून को नहीं पता, बिलावल कह रहा है कि मुझे ड्राफ्ट गलत दिया गया है, फजलुर रहमान कह रहा है कि वो ये रिफॉर्म्स होती हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस रिफॉर्म्स, हुकूमत हार गई, एस्टेब्लिशमेंट जीत सर इसका मतलब ये है ना कि ये सियासतदान किस तरह से बेवकूफ बन रहे हैं, सियासतदान किसको बेवकूफ बना रहे हैं अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा रोड मैप पे आप आके बात करें, सारे लोग बात करें कि जी पाकिस्तान को वे फॉरवर्ड की तलाश है, कैसे वे फॉरवर्ड ढूंढा जाए। ये जो आपस की लड़ाइयों में जाकर हम उलझ गए हैं और एक दूसरे को हमने दुश्मन बना लिया है, इससे पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। हो सकता है आप इमरान खान को और कई साल जेल के अंदर रख दें, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आप जेल में रख लें, लेकिन अगर इससे पाकिस्तान आगे बढ़ता तो आप बढ़ा लेते ना पाकिस्तान। अभी तो आप जहां खड़े हैं हम सबको पता है कि पाकिस्तान कहां खड़ा है और पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं। आप बड़ी गर्मा गर्म बहस सुन रहे हैं, बहस जारी रहेगी मगर एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद बात वहीं से शुरू होती है जहां खत्म हुई थी। जी हफीजुल्लाह न्याजी साहब, लास्ट स्ट्रोक आपका, कैसे कंक्लूड करेंगे? ये बात काश कि आबिद सलमान ना कहता। और अब क्या कबीर साहब, आपने जो बंदे मेरे आखिरी बुढ़ापे का इश्क है आप उससे भी खराब करवा रहे हैं जहां पे बैठ के। अब ये बताएं, ये जो नौजवान है जिसके अंदर अल्लाह ने इतनी दानिश दी है और मैं जिससे बड़ा मुतासर हूँ, मतलब आप ये देखें इफ्तिखार साहब से ज्यादा दानिश है। अब इफ्तिखार साहब को सलाम नहीं आना चाहिए। ये मुझे बताएंगे 13 मई 2023 को बंदियाल का फैसला इंप्लीमेंट हुआ था, तो क़यामत टूट पड़ी थी। मैं आपको एक दर्जन मिसालें दे सकता हूं, बेबदकिस्मती है। दूसरी मैं आपको बता दूं जी कि सलमान अगर कायद मोहम्मद अली जिन्ना होते ना होते, ये साइंटिफिक एवेल्यूएशन बता रहा हूं हिस्ट्री की, यहां पाकिस्तान नाम का मुल्क ना होता। ये बंदे बांग्लादेश वाले भी ये बात कर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? और बंदा ऐसी बातें करता है तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूं। कोई ऐसा मसला नहीं, हर बंदे की ओपिनियन होती है और उसने मैंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी ओपिनियन देनी है।
अपनी जितनी मुझे अल्लाह ने महदूद सलाहियतें दी हैं उसके मुताबिक। ये मैं बता रहा हूं कि आपकी जो ख्वाहिश है इसको मैं क्लियर कर दूं, वो इमरान खान में ना ढूंढे मगर अपने साथ दानिशराना बदयानती कर रहे होंगे आप सुलेमान, वो नवाज शरीफ शबाशी में ना ढूंढे, इससे बड़ी बदयानती नहीं होगी। ये 100 साल से जो था तुर्की, क्या उससे ज्यादा फौज इन्फ्लुएंशियल थी? पाकिस्तान की उससे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। उन्होंने मुल्क आजाद करवाया था जंग से, जो उनके मुस्तफा कमाल थे उन्हें आजाद करवा के दिया था। आइन के अंदर हिस्सा है कि मुल्क का सारा निजाम जैसे आपके इस्लाम के और शरीयत के मुताबिक चलना है, झूठा सच्चा, वहां पे फौज के मुताबिक चलना था। एक बंदा आया, उसका नाम उर्दुगान था, 100 साल बाद क्या कर दिया? हिल के देखे फौज। तो क्या उसने कोई लड़की लिया था? 2005 में जब वो फौज से नेगोशिएट कर रहा था 2002 में 3-4 साल बाद आने का, तो वो फौज के साथ मामला फहमी कर रहा था कि मैं, और गिव एंड टेक का मामला कर रहा था पहले स्टेज में। फिर 2009 के अंदर दूसरी स्टेज आई। फिर उसके साल बाद जब खामखा फौज को ये पता चला कि हमारे साथ वारदात कर गया, तो उन्होंने इसको मारने की कोशिश की, इनकलाब की कोशिश की। 107 जर्नैल रिटायर्ड और हाजिर सर्विस उठा के जेल में डाल दिए। तब तक वो अदालतों को हर चीज का रिफॉर्म कर चुका था। फिर 2016 के अंदर आप देखें कि कितना बड़ा उस पर हमला हुआ था, फिर अवाम ने उसको रोक लिया। हजूर, ये मकबूल है कि आपके जो ख्वाब है ना, मैं उसकी आपकी सादगी करूंगा। ये खुदा के वास्ते है, ये आपकी किसी में इनसे आप ये गुजारा करें, इनसे ये तो करें कि ये पाकिस्तान ना तोड़े, चाहे आपकी एस्टेब्लिशमेंट है चाहे आपकी सियासी जमातें हैं। मेरा पाकिस्तान मेरी जिंदगी में अगली नस्ल को ट्रांसफर कर दे, जैसा तैसा है। ठीक है, जैसा हमारी भी तो यही बहस है न्याजी साहब, हमारी भी यही बहस है। हमारी भी यही बहस है जो बहस आपकी है। आप तो ऊपर किसी से कर बैठे, ये नहीं, वो हमने तवक्को पाकिस्तान में जिन लोगों से तवक्कुआत लगाई थी उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। ठीक बात। ये बातें जो हम करें सही हासिल है। इस वक्त आप मुझसे कम अज कम ये तो ना करें कि मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करूं जिसका मेरे ट्रस्ट डेफिसिट है। सर ना करें, पार्लियामान की कर लें, पार्लियामान से करवा लें इज्जत। मैं अब मेरी सबका ट्रस्ट डेफिसिट है, मैं तो कहता हूं। मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं। चले फिर आते हैं। आप नहीं करेंगे पार्लियामान की, मैं नहीं करूंगा सुप्रीम कोर्ट की, तो हम सबका एक दूसरे का एक ट्रस्ट डेफिसिट है जी। इसमें आप कोई ऐसा करें खुदा के वास्ते, पहले तो हम सारे एक पेज पे हैं, एक दूसरे का मुंह नोचना छोड़ दें। ठीक, हम एक को मारना चाहते हैं पाकिस्तान तोड़ के। मैं लहज ऐसे बंदे जानता हूं जो हर जमाने में ये कहते हैं मुजीबुर रहमान, क्या हशर देखा आपने मुजीबुर रहमान का, ये हसीना वाजिद का। ठीक बात। मैंने क्या असर होगा इन लोगों का अगर ये तोड़ खुदा रखा तो पाकिस्तान जी बिल्कुल। क्या उससे असर होगा? पाकिस्तान कायम रहेगा, अच्छा बंदा आएगा और दुकान जैसा कायजान जैसा, इंशाअल्लाह ये मुल्क कायम रहेगा जी। जो पोटेंशियल उसके मुताबिक जाएगा जी। इफ्तिखार साहब, आप ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मैं क्या सवाल करूं, आप इसको कोई कंक्लूड करें, कोई रास्ता दिखाएं आप ही। इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के आइन के साथ है। इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के आइन के ताबे बनने वाले तमाम इदारों के साथ है। पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मनों का दुश्मन है, उनको पाकिस्तान का दुश्मन समझता है और हकीकत में उनके किरदार जो हैं वो साबित करते हैं कि वो पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा चाहते हैं कि सिविल वॉर हो। इक्तिसादी तौर पे ऑलरेडी कमजोर मुल्क है, कमजोर मुल्क जो है ये तबाह हो जाते हैं। मैं उनके मुखालिफ हूँ, था और रहूंगा। मुझे जलसों जुलूसों से फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी जिंदगी के वो जलसे देखे हैं कि शारे कादीन पे एयर मार्शल अजहर खान का जुलूस सारी रात चलता रहा। ठीक बात है। मैंने वो जलसे देखे हैं कि ये कदाफी स्टेडियम में इसमें तिल रखने को जगह नहीं थी। मैंने पाकिस्तान नेशनल अलायंस की वो तहरीक देखी है जो 4 महीनों पे मुहित है, लेकिन मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता कि वो जत्थों के जरिए आकर शहरों पर कब्जा करने के तस्वर को बढ़ाए। मैं अपोज करता हूँ इस सोच को। एंड आई स्टैंड with the Constitution of Pakistan, with the Parliament of the Pakistan, and with the democratic system of Pakistan.
ठीक बात जी। बगेड़ी साहब, आप देखिए कंक्लूड जी, करें। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, रूल ऑफ लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यूनिटी ऑफ द फेडरेशन। तो लिहाजा तमाम सूबे जो हैं, हम सबको एक दूसरे को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और सबको बिल्कुल एक ही नज़र से देखना चाहिए। किसी किस्म के वो बीच में कोई फ़र्क और वो सोच वाली जो है वो सोच नहीं आनी चाहिए। मैं जो इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, हमारी जनरेशन विच इज़ नाउ 70 एंड अबव, वी आर नाउ फेडिंग अवे। हम पाकिस्तान को इस हालत तक लेके आए हैं, चाहे जो भी उसमें पहले वाले लोग शामिल थे। और मेरी ये कन्विक्शन ईमान है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी लेड बाय अ न्यू इमर्जिंग जनरेशन, और इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब ये तमाम हमारी वाली जनरेशन फेड अवे हो जाएगी और नई जनरेशन आएगी, वो पाकिस्तान को आगे लेके चलेगी। वो जनरेशन जो हमसे ज़्यादा लाइक है, उनका विजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अबाउट पाकिस्तान, जो समझते हैं, जो इफ्तिखार साहब ने भी बात की है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान, ये वो वाली जनरेशन है। और मैं समझता हूँ कि द टाइम इज़ नॉट फॉर। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी मैं शदाई था, उनके जलसों में मैं जाता था। नवाज शरीफ साहब की 1993 की तकरीर थी, मुझे आज भी याद है, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। क्या उस वक्त हम नवाज शरीफ साहब के इतने बड़े फ़ैन थे। फिर ये इमरान खान फैक्टर बीच में आ गया, पूरी पाकिस्तानी कौम ने रैली किया। इमरान खान आज है, कल नहीं है। दे मे बी ए न्यू लीडर जो कि इमर्ज होगा, एक नई जनरेशन की लीडरशिप इमर्ज करेगी। तो लिहाजा कोई ये चीज़ पक्की नहीं है कि बस एक ही है और यही चलता रहेगी। नहीं, पाकिस्तान हैज़ ट्रांसफॉर्म, पाकिस्तान हैज़ चेंज्ड ओवर द डेकेड, और आइंदा भी आने वाला वक्त मुझे अच्छा नजर आ रहा है। ये जो नई जनरेशन से जो मेरी तवक्कुआत है जी। सलमान अहमद देखिए, साहब, last बहस word। मीर साहब ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये किसने कह दिया कि पाकिस्तान नहीं रहेगा? सवाल तो ये हो रहा है कि क्या पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा जैसे आज आप पाकिस्तान को चला रहे हैं? अगर आपने ऐसे चलाना है पाकिस्तान तो चला लें, तजर्बा कर लें दोबारा, और दोबारा मुहिम जोई कर लें। फिर आप अपने आइन को भी पामाल कर दें, कानून को भी पामाल कर दें, सियासत को भी करें, जमहूरियत को भी करें, लोगों को भी छोड़ें। लोगों की क्या हैसियत है? अगर आपने कोई दुरुस्त पॉलिसी इख्तियार करनी है तो सारे स्टेक होल्डर को बैठ के एक नया रास्ता तलाश करना होगा। मौजूदा रास्ता तो नहीं है ना। मौजूदा रास्ते में जैसे हुकूमत काम कर रही है, जैसे अपोजिशन काम कर रही है, जैसे मीडिया काम कर रहा है, जैसे जुडिशरी काम कर रही है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। या जिस तरह की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से चीजें में नजर आती हैं, ये चीजें चलने वाली नहीं है। इसके ऊपर अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रहा है, तो चलाएं आप पाकिस्तान, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान शुरू से ठीक ट्रैक पे चल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एक बहुत बड़ा डेफिसिट पैदा हो गया, जो सब दोस्त कह रहे हैं, और वो डेफिसिट यह है कि हम जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे फायदा किसी को नहीं होने वाला। ठीक बाजी ना, एक फिक्र कहने देंगे आखिर में। ऐसा कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, मैं बस क्योंकि आबिद सुलेमान जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है मुझे बड़ा पैशनेटली रिस्पॉन्स देना पड़ता है। हजूर सिर्फ एक बात सुन लें, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मुक्तदर है ना, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें मौजूदा हुकूमत है, जिसमें पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं, जिसमें PTI है, दे आर पार्टनर इन क्राइम। अब ये मैं सिर्फ आपको ये इसके साथ जाएं और इसका तजिया करें कि आया जो आज के प्रॉब्लम है, दे आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम या नहीं, इनमें से एक बता दें। फिर आप वो कहते हैं ना कि रेजोल्यूशन क्या है, मीर क्या सादा है, ठीक 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 उसी तार के लौंडे से दवा ले रहे हैं, जिसका सबब ये सारा निजाम धर्म भरम हुआ है। ठीक बात, थैंक यू जी। ठीक बात, ठीक। नाज़रीन किराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, बड़ी हीटेड डिबेट थी, लेकिन देखें आप पूरे मसाइल जो आपके सामने हैं, कुछ जलसा वलसा अहम नहीं है। लोग क्या ज़बान बोलेंगे, किस तरह गुफ्तगू करेंगे, यकीनन ये इंडिकेटर तो होते हैं, बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या करना चाहते हैं। लोग क्या रास्ता दिखाते हैं और कौन सा रास्ता आता है, हुकूमतें किस तरह बिहेव करती हैं ऐसे मौक़ों पर और क्या रवैया इख्तियार करती हैं। दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान को कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को दुरुस्त रास्ते से चलाया जाएगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। और दुरुस्त रास्ता ये है कि आइन के मुताबिक अमल किया जाए। दुरुस्त रास्ता ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स, पोलिटिकल पार्टीज इंक्लूडेड, बैठकर तय करें कि उन्हें किस कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना है और मुल्क को इस दलदल से निकालना है। यही एक हल है और कोई हल नज़र नहीं आता। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।